राधे राधे दोस्तों। होम साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हमारा क्लास है यूपी टीजीटी 2006 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो आज हम लोग जो है कि इसे देखेंगे तथा व्याख्या सहित हल भी करेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि गृह विज्ञान का क्या महत्व है। गृह विज्ञान का इसमें से क्या महत्व है। तो गृह विज्ञान का महत्व जो कि सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक दोनों है। क्या है, सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक दोनों है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो जो कि गृह विज्ञान का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत है। गृह विज्ञान के क्षेत्र निम्नलिखित रूपों में प्रस्तुत किया जा सकता है। गृह प्रबंधन एवं गृह कला, आहार एवं पोषण विज्ञान, वस्त्र विज्ञान एवं परिधान, शरीर विज्ञान एवं स्वास्थ्य रक्षा, जीवाणु विज्ञान एवं प्राथमिक चिकित्सा, गृह परिचर्या व मातृकला तथा शिशु कल्याण, बाल विकास एवं पारिवारिक संबंध। गृह विज्ञान के क्षेत्र में घर परिवार से संबंधित ज्ञान को सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों ही पक्षों को सम्मिलित किया जाता है। घर परिवार से संबंधित ज्ञान के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों पक्षों को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि गृह विज्ञान का आर्थिक पहलू है। तो गृह विज्ञान का आर्थिक पहलू क्या है। रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान है, दर्शन शास्त्र है, गणित अर्थशास्त्र है। तो इनमें से क्या इसका आंसर हो। तो गणित अर्थशास्त्र जो है कि जीव विज्ञान का आर्थिक पहलू है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो गृह गणित के अंतर्गत साधारण गणनाओं तथा प्रारंभिक गणित का अर्थ अर्जित किया जाता है। यह ज्ञान गृह अर्थव्यवस्था तथा अन्य घरेलू कार्य के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। इस ज्ञान के आधार पर पारिवारिक आय व्यय तथा बजट आदि को सुचारू रूप से लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि गृहिणी का मुख्य कार्य है। तो गृहिणी का मुख्य कार्य क्या है। खाना बनाना, घर की सफाई करना, कपड़े धोना तथा कपड़े सिलना और या गृह कार्यों को व्यवस्थित करने में सभी सदस्यों का सहयोग प्राप्त करना। तो गृह कार्यों को व्यवस्थित करने में सभी सदस्यों का सहयोग प्राप्त करना गृहिणी का मुख्य कार्य है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। परिवार का रहन सहन गृहिणी की कार्य कुशलता पर निर्भर करता है। उसके अनेक कार्य हैं जिनको वह विवेकपूर्ण तथा उत्तम ढंग से नियोजित करके संपन्न करती है और सीमित आय में ही परिवार के स्तर को ऊंचा उठा सकती है। उन कार्यों को करने के लिए यह आवश्यक नहीं कि वह स्वयं ही समस्त कार्यों को करके, बल्कि परिवार के सदस्यों, नौकरों आदि से भी सहयोग प्राप्त कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि गृह कार्य व्यवस्था का सिद्धांत है। गृह कार्य व्यवस्था का सिद्धांत है तो क्या है। तो गृह कार्य व्यवस्था का सिद्धांत जो है कि भोजन बनाना है। क्या है, भोजन बनाना है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। भोजन बनाना गृह कार्य व्यवस्था का सिद्धांत है। तो गृह कार्य व्यवस्था का सिद्धांत भोजन बनाना, घर से संबंधित कार्यों को व्यवस्था के गृह कार्य व्यवस्था कहते हैं। यह एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। उत्तम गृह कार्य व्यवस्था में पारिवारिक जीवन सुखी एवं सरल भी बनता है। इसका उद्देश्य समय, श्रम एवं धन की यथासंभव बचत करना तथा लक्ष्य परिवार के रहन सहन के स्तर को उन्नत बनाना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि समय, धन, वस्तु एवं संपत्ति साधन है। तो समय, धन, वस्तु एवं संपत्ति साधन है। तो किसके साधन है। भौतिक साधन, मानवीय साधन, सार्वजनिक साधन। तो समय, धन और संपत्ति जो है कि भौतिक साधन है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, भौतिक साधन है। तो निकिल एवं डार्सी ने संसाधन को दो भागों में विभाजित किया है, मानवीय साधन और अमानवीय साधन। शक्ति, ज्ञान, कौशल, अभिव्यक्ति आदि जो है कि मानवीय साधन है और अमानवीय साधन जो कि धन, वस्तुएं, समय, संपत्ति, भौतिक साधन आदि हैं। समय को निकिल एवं डार्सी ने अमानवीय तथा ग्रास एवं गेंडल ने जो कि मानवीय बताया। समय को निकिल एवं डार्सी ने क्या कहा है, अमानवीय तथा ग्रास एवं गेंडल ने मानवीय बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं। तो कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। योजनाबद्ध होकर कार्य करना, परिवार के सदस्यों का सहयोग, परिवार के सदस्यों का व्यवहार, परिवार की आय। तो कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है कि क्या होगा। तो जो है कि यह हो जाएगा
योजनाबद्ध होकर कार्य करना होता है। योजनाबद्ध होकर कार्य करना, जो कि परिवार के योजनाबद्ध होकर कार्य करना, यही कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक है योजनाबद्ध होकर कार्य करना। इसके अतिरिक्त कार्य व्यवस्था को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं और पारिवारिक आय, परिवार के सदस्यों की संख्या, सदस्यों का व्यवहार एवं अभिरुचि, परिवार कल्याण, उपयुक्त साधनों का प्रयोग, कार्य विधि का अनुभव तथा ज्ञान मूल्यांकन आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कुशल गृहिणी के लिए क्या जरूरी है। कुशल गृहिणी के लिए क्या जरूरी है। समस्त गृह कार्यों का ज्ञान, पाक कला का ज्ञान, प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान, बच्चों के रोगों की जानकारी। कुशल गृहिणी के लिए क्या जरूरी है। तो कुशल गृहिणी के लिए जो है कि समस्त गृह कार्यों का ज्ञान। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, समस्त गृह कार्यों का ज्ञान। कुशल गृहिणी को समस्त गृह कार्यों का ज्ञान होना आवश्यक है। परिवार की सुख समृद्धि तथा उसके चहुमुखी विकास के लिए गृह व्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक कुशल तथा आदर्श गृह को सुव्यवस्थित बना सकती है। एक कुशल तथा आदर्श गृहिणी ही जो है कि गृह को सुव्यवस्थित बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि परिवार की आय तथा व्यय पर नियंत्रण होना तथा आय का घर के सृजनात्मक कार्यों में व्यय करना तथा गृह अर्थव्यवस्था कहलाता है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है। परिवार के आय तथा व्यय का नियंत्रण होना तथा आय का घर के सृजनात्मक कार्यों में व्यय करना तथा गृह अर्थव्यवस्था कहलाता है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है। तो यह कथन जो है कि निकिल एवं डार्सी का है। किसका है। निकिल एवं डार्सी का है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो धन संपत्ति से संबंधित व्यवस्था ही अर्थव्यवस्था है तथा जब इस व्यवस्था का अध्ययन घर परिवार के संदर्भ में होता है तब इसे गृह अर्थव्यवस्था कहा जाता है। गृह अर्थव्यवस्था के अर्थ को एक संक्षिप्त परिवार के माध्यम से निकिल तथा डार्सी ने इस शब्दों में स्पष्ट किया है। परिवार ही की आय तथा व्यय पर नियंत्रण होना तथा आय का गृहिणी के सृजनात्मक कार्यों में व्यय करना गृह अर्थव्यवस्था कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि आय का वह भाग जो आवश्यकता की पूर्ति के पश्चात शेष बचता है तथा जिसे भविष्य के लिए उत्पादक कार्यों में लगा दिया जाता है कहलाता है क्या। तो परिवार का वह भाग जो आवश्यकता की पूर्ति के पश्चात शेष बचता है तथा जिसे भविष्य के लिए उत्पादन कार्यों में लगा दिया जाता है तो क्या कहलाता है। तो भविष्य के लिए उत्पादन कार्य में लगा दिया जाता है तो जो है कि बचत कहलाता है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, बचत कहलाता है। आय का वह भाग जो आवश्यकता की पूर्ति के पश्चात शेष बचता है तथा जिसे भविष्य के लिए उत्पादक कार्यों में लगा दिया जाता है बचत कहलाते हैं। पारिवारिक आय से आशय है उस धनराशि से जो किसी परिवार द्वारा एक निश्चित अवधि में अर्जित की जाती है। पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन धन को खर्च किया जाता है उसे ही पारिवारिक व्यय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि परिवार की अर्थव्यवस्था को सफल संचालन के लिए निम्न में से किन मूल सिद्धांतों का ज्ञान होना आवश्यक होता है। परिवार की अर्थव्यवस्था के सफल संचालन के लिए निम्न में से किन मूल सिद्धांतों का ज्ञान होना आवश्यक होता है। तो अर्थशास्त्र का होना आवश्यक होता है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो परिवार की अर्थव्यवस्था के समस्त संचालन के लिए अर्थशास्त्र के मूल सिद्धांतों का ज्ञान होना आवश्यक है। परिवार में संपन्न होने वाले समस्त आर्थिक क्रियाओं का संबंध गृह अर्थव्यवस्था से होता है। आर्थिक क्रियाएं उन क्रियाओं को कहा जाता है जिनका संबंध मुख्य रूप से धन के उपभोग, उत्पादन, विनिमय तथा वितरण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि परिवार कल्याण के लिए गृहिणी में क्या होना जरूरी है। परिवार कल्याण के लिए गृहिणी में क्या होना जरूरी है। तो सूझबूझ होना जो कि जरूरी है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, सूझबूझ होना जरूरी है। तो परिवार की सुख समृद्धि तथा उसके चहुमुखी विकास के लिए गृह व्यवस्था का ज्ञान गृहिणी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। एक कुशल तथा आदर्श गृहिणी ही गृह की सुव्यवस्थित बना सकती है। प्रत्येक गृहिणी का साक्षर होना आवश्यक है ताकि व्यवस्था को समझने के लिए उसके अंदर आवश्यक सूझबूझ उत्पन्न हो सके। सीमित व्यय द्वारा अधिक से अधिक कार्य संपन्न कर लेने का गुण ही मितव्ययिता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि आवश्यकता की पूर्ति के पश्चात आय के शेष भाग को क्या कहते हैं। आवश्यकता के पूर्ति के पश्चात आय के शेष भाग को क्या कहते हैं, तो बचत कहते हैं। क्या कहते हैं, बचत कहते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो आवश्यकता की पूर्ति के पश्चात आय के शेष भाग को बचत कहते हैं। नियमित रूप से बचाए गए धन को विनियोजित किया जाना चाहिए, क्योंकि विनियोजित धन ही बचत है। अविनियोजित धन को बचत की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, वह तो धन का संचय है। संचित धन का तो क्रम मूल्य घटता जाता है, और विनियोग धन अर्थात बचत से धन में निरंतर वृद्धि ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम आवश्यक है, क्योंकि यह शरीर को बनाता है। स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम आवश्यक है, क्योंकि यह शरीर को बनाता है। तो क्या बनाता है, तो यह आलसी, निष्क्रिय, क्रियाशील व स्वस्थ। तो क्रियाशील व स्वस्थ जो कि यह बनाता है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम आवश्यक, क्योंकि यह शरीर की क्रियाशील व स्वस्थ बनाता है। व्यायाम शरीर की मांसपेशियों को क्रियाशील बनाता है, जिससे उसकी कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। इसके अतिरिक्त शरीर पुष्ट तथा स्फूर्ति युक्त रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बढ़ती उम्र में आंखों में अधिकतर कौन सी बीमारी हो जाती है। बढ़ती उम्र से आंखों में अधिकतर कौन सी बीमारी हो जाती है, तो मोतियाबिंद, काला पानी, भेगापन और दूरदर्शिता। तो बढ़ती उम्र में आंखों में अधिकतर कौन सी बीमारी हो जाती है, तो जो है कि मोतियाबिंद हो जाती है, मोतियाबिंद हो जाती है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो बढ़ती उम्र में आंखों में अधिकतर मोतियाबिंद हो जाता है। इससे लेंस के अपारदर्शी हो जाने के कारण किरणें दृष्टिपट तक नहीं पहुंचती और मनुष्य को दिखाई नहीं देता। ऑपरेशन द्वारा अपारदर्शी लेंस को निकालकर उसके स्थान पर चश्मा लगा दिया जाता है। आजकल नेत्र के अंदर कृत्रिम लेंस रोपित कर दिया जाता है। इस कारण लगाए जाने वाले चश्मा सामान्य होता है। दूरदर्शिता ऐसा दृष्टि दोष है जिसमें प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, जिससे पास की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है। भेंगापन नेत्र गोलक को घुमाने वाली पेशियों में कमजोरी जाने के कारण होता है, कमजोरी आ जाने के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि दूषित भोजन से फैलने वाला रोग है। दूषित भोजन से फैलने वाला रोग कौन सा है, तो दूषित भोजन से फैलने वाला रोग हैजा है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, हैजा। तो दूषित भोज्य पदार्थों के सेवन से हैजा नामक रोग होता है। यह रोग दूषित भोज्य पदार्थों में मौजूद विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणुओं से होता है। यह जीवाणु दूषित जल, भोजन तथा मक्खियों से तेजी से फैलता है। इससे पीड़ित रोगी को पतला, दस्त तथा उल्टी होती है। उल्टी तथा दस्त के कारण शरीर में जल की कमी हो जाती है, पेशाब बंद हो जाता है तथा हाथ एवं पैरों में ऐंठन होने लगती है। जबकि डिप्थीरिया तथा तपेदिक जीवाणु से होने वाले अन्य रोग तथा रिकेटस विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि शरीर के रक्त को शुद्ध करती है। शरीर के रक्त को शुद्ध करती है, तो क्या शुद्ध करती है, तो ऑक्सीजन जो है कि शरीर के रक्त को शुद्ध करती है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो ऑक्सीजन शरीर के रक्त को शुद्ध करती है। यह एक प्राणदायक गैस है। सभी जीव जंतु तथा पौधे इसे श्वसन के लिए ग्रहण करते हैं तथा भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इसे प्रयोग में लाते हैं। यह गैस वस्तुओं के जलने में सहायता करती है तथा उनके ऑक्साइड बना लेती है। ऑक्सीजन एवं रंगीन, गंधहीन तथा स्वादहीन गैस है। ऑक्सीजन एक रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि धूम्रपान से किस रोग के बढ़ने की संभावना होती है, तो धूम्रपान से जो कि कैंसर रोग बढ़ने की संभावना होती है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। धूम्रपान
पान से कैंसर रोग बढ़ने की संभावना होती है, जिसमें मुंह, गाल, होठ, फेफड़े, गले आदि के कैंसर प्रमुख है। तंबाकू में सबसे घातक व तेज विष निकोटीन होता है। यह पदार्थ सूक्ष्म रूप में भी मादक है। तंबाकू का धुआं फेफड़े, गले इत्यादि की श्लेष्मा कला भीतरी झिल्ली को खराब कर देता है, जिससे पहले कफ, खांसी तथा बाद में दमा, तपेदिक, क्षय रोग तक हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होती है। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होती है तो प्राथमिक चिकित्सा अधिकारी या द्वितीयक चिकित्सा अधिकारी या तृतीयक चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा निरीक्षक होती है। तो जो है कि प्राथमिक चिकित्सा अधिकारी होती है। क्या होती है? प्राथमिक चिकित्सा अधिकारी होती है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 2 प्रकार की सेवाएं उपलब्ध हैं, उपचारात्मक तथा नियंत्रण व प्रोत्साहनात्मक। प्रथम चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है, जो चिकित्सकों, फार्मासिस्टों, वार्ड बॉय आदि की सहायता से विभिन्न रोगों के उपचार के लिए कार्य करता है। इसके अतिरिक्त वह रोगों की रोकथाम, उनके नियंत्रण, जन जन में रोगों के प्रति जागरूकता, समय समय पर अस्थायी कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य अपने अधीनस्थों द्वारा संपन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रबंधन करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रबंधन करता है तो विश्व जन स्वास्थ्य की रक्षा में प्रतिरक्षण को, रोग व्यक्तियों को, माता और शिशुओं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रबंधन करता है तो जो है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन किसे प्रबंधन करता है? तो विश्व जन स्वास्थ्य की रक्षा या जो है कि हाँ, तो विश्व जन स्वास्थ्य की रक्षा को करता है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। विश्व जन स्वास्थ्य की रक्षा को करता है तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो विश्व स्वास्थ्य की रक्षा का प्रबंधन विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO करता है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 कब हुई थी? इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में न्यूयॉर्क में हुई, जिसके कारण 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। इसका मुख्यालय कहाँ पर? जेनेवा में स्थित है। तो भारतीय परिवार नियोजन संस्था का गठन हुआ था। तो भारतीय परिवार नियोजन संस्था का गठन कहाँ पर हुआ था? तो 1951 में हुआ था। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो भारतीय परिवार नियोजन संस्था का गठन 1951 में हुआ था। देश तथा प्रदेश में मातृ कल्याण, शिशु कल्याण, परिवार कल्याण व परिवार नियोजन संबंधित अनेक कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत परिवार नियोजन हेतु अनेक विधियां अपनाई जाती है, स्थायी विधियां, अस्थायी विधियां। इसके अंतर्गत महिला तथा पुरुष नसबंदी प्रमुख है। इस विधियों के लिए जिला, तहसील तथा विकास खंड स्तरों पर सुविधाएं प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की संख्या होती है प्रत्येक नगर में, गांव में, कस्बे में, जिले में। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की संख्या होती है प्रत्येक जो है कि कहाँ पर होती है? प्रत्येक कस्बे में होती है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, प्रत्येक कस्बे में होती है। तो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की शाखा प्रत्येक कस्बे में होती है। इसकी स्थापना सन 1920 में हुई थी। यह एक स्वतंत्र संगठन है। इसने मानव कल्याण के लिए स्वार्थ रहित सेवाएं प्रदान की और आज भी यह स्वार्थ रहित सेवाएं प्रदान कर रहा है। युद्ध काल में अथवा महामारी में इसकी सहायता बिना मांगे मिलती है। यह संस्था समय समय पर बाढ़ग्रस्त व्यक्तियों की सहायता भी करती है। यह संस्था जो है कि समय समय पर बाढ़ग्रस्त व्यक्तियों की सहायता भी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि राष्ट्रीय परिवार कल्याण केंद्र पर निम्नलिखित कार्य होते हैं। राष्ट्रीय परिवार कल्याण केंद्र पर निम्नलिखित कार्य होते हैं। तो परिवार नियोजन, प्रसव के समय महिलाओं की देखभाल, माता एवं शिशु की देखभाल, उपयुक्त सभी। तो राष्ट्रीय परिवार कल्याण केंद्र परिवार पर निम्नलिखित कार्य होते हैं। तो कौन से निम्नलिखित कार्य होते हैं? तो जो है कि परिवार नियोजन कार्य होते हैं। कौन से? परिवार नियोजन कार्य होते हैं। तो इसका आंसर ए सही होगा। तो राष्ट्रीय परिवार कल्याण केंद्र परिवार नियोजन से संबंधित कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि
वायु में कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत होती है? वायु में कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत होती है? 0.03 होती है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, 0.03 होती है। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। वायु हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक व्यायाम क्षेत्र में उपस्थित है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है। ऑक्सीजन 20.95%, नाइट्रोजन जो कि 58.08%, आर्गन जो है कि कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन व अन्य 0.09% तथा जल वाष्प 0.04% होती है। कितना जल वाष्प होता है? 0.04% होती है। तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत होती है? तो जो है कि 0.03 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मनुष्य सामान्यतया 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो मनुष्य सामान्यतया 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो है कि वैसे तो 16 से 18 बार लेता है सांस, तो इसमें जो है कि दिया है 12 से 18 बार हो जाएगा, 12 से 18 बार। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, 12 से 18 बार हो जाएगा। मनुष्य सामान्यतः 1 मिनट में 12 से 16 बार सांस लेता है, अतः निकटतम उत्तर सी सही होगा। श्वास द्वारा वायु को अंदर खींचने, रोकने तथा बाहर निकालने की क्रिया को श्वसन क्रिया कहते हैं। श्वसन क्रिया की गति बचपन में अधिक होती है तथा यह आयु बढ़ने के साथ साथ घटती जाती है। एक स्वस्थ व्यक्ति की नाड़ी 1 मिनट में 72 बार धड़कती है। एक स्वस्थ व्यक्ति की नाड़ी 1 मिनट में कितने बार धड़कती है? 72 बार धड़कती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्रजनन शक्ति में कमी किस विटामिन के अभाव में होता है? प्रजनन शक्ति में कमी किस विटामिन के अभाव में होता है? तो विटामिन ई के अभाव में होता है, विटामिन ई के अभाव में होता है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। प्रजनन शक्ति में कमी विटामिन ई के अभाव में होती है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेटस हो जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग तथा विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो विटामिन ए अधिक मात्रा में कहाँ पर पाया जाता है? तो कद्दू में पाया जाता है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, कद्दू में पाया जाता है। तो आम, कद्दू, गाजर, पपीता, सेब आदि विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह विटामिन दूध, घी, मक्खन, मांस, मछली में भी काफी मात्रा में पाया जाता है। यह वसा में घुलनशील विटामिन, यह विटामिन संक्रामक रोगों के प्रति हमारे शरीर में प्रतिरोधक शक्ति उत्पन्न करता है। इस विटामिन की कमी से रतौंधी, जीरोपैथेलमिया तथा डर्मेटाइटिस नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो सूखा रोग, रतौंधी, बेरी बेरी एनीमिया। तो जो है कि विटामिन डी की कमी से विटामिन डी की कमी से जो है कि बेरी सूखा रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है? सूखा रोग हो जाता है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। बेरी बेरी विटामिन बी1 की कमी से होता है। और एनीमिया जो कि एनीमिया जो कि रक्त अल्पता से, आयरन की कमी से होता है। तो विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। विटामिन बी1 थायमिन की कमी से बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी तथा विटामिन बी12 की कमी से जो कि अनीमिया रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। तो पेप्सिन नामक एंजाइम कहाँ पर पाया जाता है? तो पेप्सिन नामक एंजाइम जो है कि जठर रस में पाया जाता है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, जठर रस में पाया जाता है। तो अमाशय की भीतरी सतह पर विद्यमान ग्रंथियों में जठर रस का स्राव होता है। इस जठर रस में पाचन में सहायक कुछ किण्वन या खमीर पाए जाते हैं तथा साथ ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी पाया जाता है। जठर रस में मुख्य रूप से 2 किण्वन या खमीर पाए जाते हैं। यह किण्वन या एंजाइम पेप्सिन तथा रेनिन कहलाते हैं। आहार के पाचन की प्रक्रिया के अंतर्गत यह पेप्सिन मुख्य रूप से आहार में विद्यमान प्रोटीन को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि स्टार्च को शर्करा में बदलने वाले किण्वन एंजाइम का नाम है। स्टार्च को शर्करा में बदलने वाले किण्वन एंजाइम का नाम क्या है? तो जो है कि टाइलिन है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, टाइलिन नाम है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो स्टार्च को शर्करा में बदलने वाले किण्वन को जो कि टाइलिन कहते हैं। मुख द्वारा भोजन के पाचन में लार
का योगदान महत्वपूर्ण है। लार में विद्यमान खमीर भोजन में पाए जाने वाले श्वेतसार के पाचन में भी योगदान देता है। इससे श्वेतसार के पाचन की क्रिया सुचारू रूप से तथा शीघ्र ही पूरी हो जाती है। कारण है कि वसा आदि पोषक तत्वों की तुलना में कार्बोहाइड्रेट का पाचन शीघ्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि जठर रस किसे पचाता है? जठर रस किसे पचाता है? केवल वसा को, वसा और प्रोटीन दोनों को, केवल प्रोटीन को। तो जठर रस किसे पचाता है? तो जठर रस जो है कि केवल प्रोटीन को पचाता है। तो इसका आंसर जो है कि सी सही हो जाएगा। अग्नाशयी रस जो कि वसा को पचाता है। तो जठर रस केवल प्रोटीन को बचाता है। अमाशय की भीतरी सतह पर विद्यमान ग्रंथियों को जठर रस स्राव होता है। इस जठर रस में पाचन में सहायक कुछ एंजाइम जैसे पेप्सिन तथा रेनिन पाए जाते हैं तथा साथ ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी पाया जाता है। पेप्सिन मुख्य रूप से प्रोटीन को प्रभावित करता है। इस प्रभाव के परिणाम स्वरूप प्रोटीओजन पेप्टोन्स भी में बदल जाती है, जिससे इसका पाचन एवं शोषक सरल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि यकृत अतिरिक्त शर्करा को किस वस्तु में बदल देता है? यकृत अतिरिक्त शर्करा को किस वस्तु में बदल देता है? मंड, सेलुलोज, एंजाइम, ग्लाइकोजन। तो यकृत अतिरिक्त शर्करा को किस वस्तु में बदल देता है? तो ग्लाइकोजन में बदल देता है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा, ग्लाइकोजन में बदल देता है। तो आहार के पाचन के परिणाम स्वरूप जो शर्करा शोषित की जाती है उसकी अतिरिक्त मात्रा को यकृत ग्लाइकोजन के रूप में संचित कर देता है। इस संचित ग्लाइकोजन को आवश्यकता पड़ने पर पुनः शर्करा के रूप में परिवर्तित कर लिया जाता है तथा इस रूप में शरीर के रक्त में मिला दिया जाता है। शर्करा के अतिरिक्त लौह तथा तांबा नामक खनिज लवणों एवं विभिन्न विटामिनों को भी यकृत संचित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? मुख गुहा से, अग्नाशय से, पक्वाशय से, आंतों से। मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है कि मुख गुहा से प्रारंभ हो जाता है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ग्रसनी के बाद भोजन जाता है, तो ग्रसनी के बाद भोजन कहाँ पर जाता है? तो ग्रसनी के बाद भोजन जो कि अमाशय में जाता है। कहाँ पर जाता है? ग्रसनी के बाद भोजन जो है कि अमाशय में जाता है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो ग्रसनी के बाद भोजन अमाशय में जाता है। ग्रसनी मुख ग्रास का पश्च छोटा भाग है। ग्रसनी क्या है? मुख ग्रास का पश्च छोटा भाग है। इसके पृष्ठ भाग को नासाग्रसनी तथा अधर भाग को मुख ग्रसनी कहते हैं। आधि घाटी द्वार या ग्लाटिस द्वारा श्वास नली में खुलती है। घाटी द्वार पर उपस्थित उपास्थि का बना एक घाटी ढाड़पन या एपिग्लाटिस होता है। भोजन निगलते समय एपिग्लाटिस ग्लाइटिस को ढक लेता है, जिससे भोजन श्वास नली में प्रवेश नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है यकृत का मुख्य क्या कार्य होता है? यकृत का मुख्य क्या कार्य होता है? तो पित्त संग्रहण करना, अग्नाशय स्राव बनाना, पित्त बनाना। यकृत का मुख्य क्या कार्य होता है? तो यकृत का मुख्य जो है कि पित्त बनाना होता है। पित्त बनाना होता है। इसका आंसर सी सही हो जाएगा, पित्त बनाना होता है। यकृत जो है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत में पित्त रस बनता है। यकृत शरीर के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य करता है, जैसे पित्त रस का स्राव करना, ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज का संचय करना, वसा का संश्लेषण एवं संचय, विटामिन का संश्लेषण एवं संचय, जीवाणुओं का भक्षण, उदाहरणों का निर्माण तथा विखंडन, यूरिया का संश्लेषण आदि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि आकस्मिक घटना के समय प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है। तो आकस्मिक घटना के समय प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है तो दीर्घकालीन, निरुद्देश्य, तत्काल या अल्पकालीन। तो जो है कि तत्काल दी जाती है। आकस्मिक घटना के समय प्राथमिक चिकित्सा जो है कि तत्काल दी जाती है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, तत्काल दी जाती है। तो आकस्मिक घटना के समय प्राथमिक चिकित्सा तत्काल दी जाती है। दुर्घटना व्यक्ति को दुर्घटना
स्थल पर विद्यमान अन्य व्यक्तियों द्वारा तुरंत कुछ आवश्यकता सहायता प्रदान की जाती है, इस प्रकार की सहायता को ही प्राथमिक चिकित्सा कहा जाता है। प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की हालत को अधिक बिगड़ने से बचाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्राथमिक चिकित्सा में निम्न गुण होते हैं, तो प्राथमिक चिकित्सा में कौन से निम्न गुण होते हैं? उत्तम स्वास्थ्य, दृढ़ हृदय, निर्णय ले पाने वाला, धैर्यहीन, इनमें से कोई नहीं। प्राथमिक चिकित्सा के निम्न गुण होते हैं, तो उत्तम स्वास्थ्य, दृढ़ हृदय। कौन से होते हैं? निर्णय ले पाने वाला होते हैं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, निर्णय ले पाने वाला होता है। निम्न गुण होते हैं। प्राथमिक चिकित्सा के लिए आवश्यक मुख्य गुणों का परिचय निम्न है। निर्णय ले पाने वाला, प्राथमिक चिकित्सा संबंधी समुचित ज्ञान, सूझबूझ तथा दूरदर्शी विवेकशील साधन संपन्न होना चाहिए। चतुर तथा दक्ष, धैर्यवान तथा आशावान, आत्मविश्वास, सहानुभूति में तथा प्राथमिक चिकित्सा को स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि नाक में रक्तस्राव होने पर घाव को उल्टा लिटा देना चाहिए। नाक में रक्तस्राव होने पर जो है कि घाव को उल्टा लिटा देना चाहिए, या कुर्सी पर बैठकर सिर पीछे की ओर झुका देना चाहिए, पीली मिट्टी सूंघा देनी चाहिए, या जूता सूंघा देना चाहिए। तो इनमें से इसका आंसर क्या होगा? तो जो है कि नाक पर घाव होने पर जो है कि उसमें कुर्सी पर बैठकर सिर पीछे की ओर सिर पीछे की ओर झुका देनी चाहिए, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो समान रूप से नाक या खोपड़ी का कोई चोट लग जाने पर नाक में से खून बहने लगता है, इस नक्सीर कहा जाता है, इसे नक्सीर कहा जाता है। नाक में रक्तस्राव होने पर किसी कुर्सी पर बैठकर सिर पीछे की ओर झुका देना चाहिए तथा मुंह से सांस लेने चाहिए। थोड़ी बर्फ रोगी को चूसने के लिए देनी चाहिए। रोगी को क्या देनी चाहिए? थोड़ी बर्फ जो है कि रोगी को चूसने के लिए देनी चाहिए। बर्फ की थैली से रोगी की नाक, चेहरे एवं गर्दन पर धीरे धीरे ठंडी सिकाई करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि धमनी में रक्तस्राव की पहचान होती है, तो धमनी में रक्तस्राव की पहचान होती है शुद्ध लाल रक्त का चमकीला रुधिर, काला मटमैला रुधिर, हल्का नीला रुधिर। तो धमनी में रक्तस्राव का पहचान होती है तो जो है कि शुद्ध लाल रक्त का चमकीला रुधिर, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, शुद्ध लाल रक्त का चमकीला रुधिर। तो रुधिर वाहिनियों से रक्त का बाहर निकलना रक्तस्राव कहलाता है। जब एक रुधिर वाहिनियों में दरार या छिद्र ना हो तब रक्तस्राव का होना असंभव है। यदि रक्त धमनी से बाहर निकलता है तो यह धमनी रक्तस्राव कहलाता है। इस रक्तस्राव का रंग शुद्ध चमकीला चाल होता है, शुद्ध चमकीला लाल होता है तथा यह हृदय के स्पंदन समकालीन होता है, जबकि सिरा से निकलने वाला रक्त कालिमा लिए लाल होता है। सिरा से निकलने वाला रक्त कालिमा लिए लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि खपचियों का प्रयोग किया जाता है, तो खपचियों का प्रयोग किया जाता है कहाँ? इस पर तो खपचियों का प्रयोग जो है कि चोट को ढकने के लिए, टूटी हुई हड्डी को अपने स्थान पर रोकने के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि किस व्यक्ति के कपड़ों में आग लग जाने पर सर्वप्रथम क्या करेंगे? किसी व्यक्ति के कपड़े में आग लग जाने पर सर्वप्रथम क्या करेंगे? तो व्यक्ति के ऊपर पानी डाल देंगे, व्यक्ति को कंबल से पूरी तरह ढक देंगे, बालू फेंकेंगे, कपड़े को उतार देंगे। तो किसी व्यक्ति के कपड़े में आग लग जाने पर सर्वप्रथम जो है कि व्यक्ति को कंबल से पूरी तरह ढक देंगे। क्या करेंगे? व्यक्ति को कंबल से पूरी तरह से ढक देंगे, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो कपड़ों में आग लगने पर सर्वप्रथम व्यक्ति को जमीन पर लिटाकर शरीर पर कंबल या और कोई भारी वस्त्र डाल देना चाहिए। आग झुलसाने के लिए व्यक्ति पर तुरंत पानी नहीं डालना चाहिए कि व्यक्ति के कपड़े एवं जूते आदि शीघ्र ही उतार देने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सबसे खतरनाक विष होता है, तो सबसे खतरनाक विष क्या है? नींद आने वाली दवा, जलाने वाले अम्ल, आहार नाल में जलन पैदा करने वाला विष, मस्तिष्क तथा तंत्रिका पर प्रभाव डालने वाला विष। तो सबसे खतरनाक विष होता है, तो जो है कि सबसे खतरनाक विष जो है कि जलाने
मस्तिष्क तथा तंत्रिकाओं पर प्रभाव डालने वाला विष जो कि सबसे खतरनाक विष होता है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। मस्तिष्क तथा तंत्रिका पर प्रभाव डालने वाले विष सबसे खतरनाक विष होता है। भारत में जो विष साधारणतः प्रयुक्त होते हैं वे हैं अफीम, संखिया, तुतिया, धतूरे के विष, कार्बोलिक अम्ल इत्यादि होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि टॉन्सिल्स होने पर उपयोगी है। टॉन्सिल्स होने पर उपयोगी क्या है? नमक के गरारे करना, चीनी खाना, लौंग चूसना, इस इस सब गोल कर पीना होता है। इस सब गोल कर पीना होता है। टॉन्सिल होने पर उपयोगी क्या है? तो टॉन्सिल होने पर उपयोगी जो है कि नमक के गरारे करना चाहिए, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नमक के गरारे करना चाहिए। तो टॉन्सिल होने पर नमक के गरारे करना लाभदायक होता है। यह रोग मुख्यतः जुकाम के कारण होता है। आवाज में परिवर्तन इसका सबसे बड़ा लक्षण है। कभी कभी कंठ से आवाज निकलना भी बंद हो जाती है। कंठ में खराश तथा घुटन का अनुभव होता है। श्वसन गति तीव्र हो जाती है। रोगी को गर्म पानी में एक चुटकी नमक डालकर गरारा करना चाहिए। रोगी को सादा व हल्का भोजन दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि दांत के दर्द में इसको लगाने से आराम मिलता है। दांत के दर्द में इसको लगाने से आराम मिलता है, तो लौंग के तेल को लगाने से जो है कि आराम मिलता है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो दांत के दर्द में लौंग का तेल लगाने से आराम मिलता है। लौंग पीसकर दांत पर लगाने से दर्द बंद हो जाता है, क्योंकि लौंग में बैक्टीरिया रोधी गुण होते हैं। लौंग में क्या होते हैं? बैक्टीरिया रोधी गुण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि विष खाने वाले व्यक्ति की पहली पहचान है। तो विष खाने वाले व्यक्ति की पहली पहचान क्या है? पुतलियों का सिकुड़ जाना या फैल जाना, व्यक्तियों को नींद आना, बुखार होना, व्यक्ति का चिल्लाना। तो विष खाने वाले व्यक्ति की पहली पहचान क्या है? तो जो है कि पहली पहचान इसकी पुतलियों का सिकुड़ जाना या फैल जाना होता है। पुतलियों का सिकुड़ जाना या फैल जाना होता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। तो पुतलियों का सिकुड़ जाना या फैल जाना विष खाने वाले व्यक्ति की पहली पहचान है। विष ऐसे पदार्थों के नाम है जो खाए जाने पर श्लेष्मिक झिल्ली, ऊतक या त्वचा पर धीमी क्रिया करके अथवा परिसंचरण तंत्र को अवशोषित होकर घाव के रूप में स्वास्थ्य को प्रभावित करने या जीवन नष्ट करने में समर्थ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कृमि होने पर देते हैं। कृमि होने पर देते हैं तो श्रीफल के बीज, टमाटर के बीज, पपीते के बीज, धतूरे के बीज। तो कृमि होने पर देते हैं, तो कृमि होने पर देखिए धतूरे के बीज को देते हैं, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो अमाशय में कृमि हो जाने पर जो है कि किसका बीज दिया जाता है? अमाशय में कृमि हो जाने पर धतूरे के बीज की अत्यंत अल्प मात्रा को दवा के रूप में दिया जाता है, जिससे पेट में उपस्थित हानिकारक कृमि नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि पट्टी बांधने में रीफ गांठ का प्रयोग किया जाता है। तो पट्टी बांधने में रीफ गांठ का प्रयोग किया जाता है, तो यह चुभती नहीं है, इसे आसानी से खोला जा सकता है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। यह चुभती नहीं, इसे आसानी से खोला जा सकता है। गांठ मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, ग्रेनी गांठ, रीफ गांठ। कौन सी होती है? गांठ कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, एक ग्रेनी गांठ होता है और एक रीफ गांठ होता है। तो पट्टी बांधने में रीफ गांठ का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह चुभती नहीं है, इसे आसानी से खोला जा सकता है। यह विशेष प्रकार की चपटी गांठ है। यह तिकोनी पट्टी बांधने के काम में लाई जाती है। यह तिकोनी पट्टी बांधने के काम में लाई जाती है। तो सूखी पट्टी की जाती है। तो सूखी पट्टी जो कि रक्त प्रवाह को रोकने के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। रक्त प्रवाह को रोकने के लिए किया जाता है, तो सूखी पट्टी रक्त प्रवाह को रोकने के लिए प्रयोग की जाती है। पट्टियां प्राथमिक चिकित्सा के लिए आवश्यक सामग्री है। पट्टियां समान रूप से सूती कपड़े में बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कोहनी तथा घुटने की पट्टी की चौड़ाई है। कोहनी तथा घुटने की पट्टी की चौड़ाई क्या है? 7 सेमी, 10 सेमी, 5 सेमी, 6 सेमी। तो कोहनी तथा घुटने की पट्टी की चौड़ाई जो होगी 7 सेमी है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो कोहनी तथा घुटने में तिकोनी पट्टी बांधी जाती है। कौन सी पट्टी बांधी जाती है? कोहनी तथा घुटने में तिकोनी पट्टी बांधी जाती है। कोहनी तथा घुटने की पट्टी को चौड़ी 7 सेमी होती है, परंतु आवश्यकता अनुसार भिन्न भिन्न चौड़ाई तथा लंबाई की अनेक प्रकार की पट्टियां प्रयुक्त की जा सकती है। सैद्धांतिक रूप से पट्टी दो प्रकार की होती है। ये दो प्रकार है, तिकोनी पट्टी, लंबी पट्टियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि
वाह रक्तस्राव को रोकने के लिए प्रयोग की जाती है। तो वाह रक्तस्राव को रोकने के लिए क्या प्रयोग की जाती है? लंबी पट्टी प्रयोग की जाती है। तो इसका आंसर बी सही हो जाए। तो वाह रक्तस्राव को रोकने के लिए जो कि लंबी पट्टी प्रयोग की जाती है। इन पट्टियों द्वारा घाव को ढका जाता है तथा घाव में दवा आदि को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लंबी पट्टी एवं विशेष प्रकार के सूती कपड़े में बनाई जाती है। यह कपड़ा महीन तथा जालीदार होता है, जिस कपड़े को गौज कहते हैं। जिस कपड़े को क्या कहते हैं? गौज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सिर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए कितनी पट्टियों की आवश्यकता होती है? सिर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए कितनी पट्टियों की आवश्यकता होती है? तो जो है कि 2 पट्टी की आवश्यकता होती है। 2 पट्टी की आवश्यकता होती है। इसका आंसर बी हो जाएगा। तो सिर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए 2 पट्टियों की आवश्यकता होती है। पट्टियां प्राथमिक चिकित्सा के लिए आवश्यक सामग्री है। पट्टियां 2 प्रकार की होती है, एक त्रिकोणीय पट्टी, एक लंबी पट्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि परिचारिका को ज्ञान होना चाहिए। परिचारिका को ज्ञान होना चाहिए किसका? कोमल, कोमल तथा हंसमुख, कठोर। तो परिचारिका को ज्ञान होना चाहिए ज्यादातर उसे को इनमें से कोई नहीं इसका आंसर दिया है। तो इसका आंसर डी हो जाए, इनमें से कोई नहीं होगा। भले ही परिचारिका को रोगी का उपचार नहीं करना होता है, परंतु उसके लिए यह आवश्यक है कि उसे रोगों के विषय में प्राथमिक ज्ञान अवश्य हो। इस प्रकार यह का समुचित ज्ञान होने की स्थिति में यह रोगी द्वारा कुछ लक्षण प्रकट होने पर ही उन लक्षणों से संबंधित आकस्मिक रोग का अनुमान लगा सकती है। इस प्रकार जो है कि समुचित ज्ञान होने पर स्थिति में रोगी द्वारा कुछ लक्षण प्रकट होने पर ही उन लक्षणों से संबंधित आकस्मिकता का अनुमान लगा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि गृह परिचारिका के कार्य हैं। तो गृह परिचारिका का कार्य क्या? रोगी को स्नान कराना, रोगी को समय पर दवा देना, रोगी को समस्त जानकारी चिकित्सा को देना या उपयोग से देना। तो परिचारिका का कार्य क्या है? जैसा कि हमने देखा ऊपर, तो परिचारिका का कार्य जो है कि रोगी को इनमें से सभी रोगी को स्नान कराना होता है, रोगी को समय पर दवा देना होता है, रोगी को समस्त जानकारी चिकित्सा को देनी होती है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। गृह परिचारिका प्रतिदिन रोगी के शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक कार्य करती है। रोगी व्यक्ति को हाथ मुंह धुलवाना, स्नान अथवा स्पंदन कराना, मल मूत्र त्यागने में सहायता प्रदान करना, कपड़े बदलना आदि कार्य परिचारिका को करने होते हैं। इसके अतिरिक्त रोगी व्यक्ति को निर्धारित समय पर दवा, आहार आदि देना तथा रोगी को समस्त जानकारी चिकित्सा को देना आदि गृह परिचारिका के कार्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि परिचारिका को रोगी के अतिरिक्त विकास किसका सर्वाधिक ख्याल रखना चाहिए? परिचारिका को रोगी के अतिरिक्त किसका सर्वाधिक ख्याल रखना चाहिए? डॉक्टर का, गृहिणी का, अपने स्वास्थ्य का, किसी का भी नहीं। परिचारिका को रोगी के अतिरिक्त किसका सर्वाधिक ख्याल रखना चाहिए? तो जो है कि किसका ख्याल रखना चाहिए? तो इनमें से इसका आंसर क्या होगा? तो जो कि अपने स्वास्थ्य का रखना चाहिए। परिचारिका को रोगी के अतिरिक्त किसका ख्याल रखना चाहिए? तो सर्वाधिक जो कि अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो परिचारिका को रोगी के अतिरिक्त अपने स्वास्थ्य का भी सर्वाधिक ख्याल रखना चाहिए। रोगग्रस्त अथवा दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को आवश्यक परिचर्या प्रदान करने वाली महिला को परिचारिका कहते हैं। परिचारिका को अपने शरीर की स्वच्छता का अधिक से अधिक ख्याल रखना चाहिए। उसे अपने हाथ सदैव साफ एवं धुले हुए रखने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि ड्रा शीट का अर्थ है, ड्रा शीट का अर्थ क्या है? तो रबर की चादर, बिस्तर पर बिछाई जाने वाली चादर, रबर या मोम मोम जामे के ऊपर बिछाई जाने वाली चादर। तो उपयोग में से कोई नहीं। तो ड्रा शीट का क्या अर्थ है? तो ड्रा शीट का अर्थ है रबर रबर या मोम जामे के ऊपर बिछाई जाने वाली चादर, रबर या मोम जाने के ऊपर बिछाई जाने वाली चादर। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो रोगी यदि बिल्कुल उठ बैठ नहीं सकता तो उसके लिए विशेष विस्तार लाया जाता है। इस प्रकार बिस्तर में साधारण बिस्तर के अतिरिक्त कमर में घुटने तक की लंबाई का एक मोम जामा या रबर शीट और लगाई
जाती है जिसकी चौड़ाई चादर के बराबर होती है। इस मोमजामे के ऊपर एक छोटी चादर जिसे ड्रा शीट कहते हैं लगाई जाती है। ड्रा शीट एवं मोमजामा बिछाने की आवश्यकता इसलिए होती है जिससे कि रोगी के मल मूत्र द्वारा संपूर्ण बिस्तर गंदा ना हो। ड्रा शीट यदि गंदी हो जाती है तो उसे सरलता से बदला जा सकता है। ड्रा शीट अगर गंदी हो जाती है तो उसे सरलता से बदला जा सकता है। संक्रामक रोग से ग्रस्त व्यक्ति को कहाँ रखेंगे? संक्रामक रोग से ग्रस्त व्यक्ति को कहाँ रखेंगे? तो अलग कमरे में, बच्चे के कमरे में, मैदान में, बरामदे में। तो संक्रामक शीट से जो है कि बच्चे को अलग कमरे में रखेंगे, व्यक्ति को जो है कि अलग कमरे में रखेंगे। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो संक्रामक रोग से ग्रसित व्यक्ति को अलग कमरे में रखना चाहिए क्योंकि संक्रामक रोग हानिकारक सूक्ष्म जीवों के कारण होता है जिसके वाहक मक्खी, दूषित जल तथा भोजन तथा वायु आदि होते हैं। यदि संक्रामक रोग से पीड़ित व्यक्ति को सबके साथ समान रूप से रखा जाएगा तो संक्रमण समान व्यक्ति को भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि रोगी का कमरा घर के अन्य कमरों से दूर होना चाहिए ताकि रोगी को पूर्ण आराम व शांति मिल सके। परिवार के अन्य सदस्यों को संक्रामक रोग से बचाव हो सके, इनमें से कोई नहीं लोग एक दूसरे से छू सके। तो जो कि परिवार के अन्य सदस्यों का संक्रामक रोग से बचाव हो सके, तो रोगी का कमरा घर के अन्य कमरों से दूर होना चाहिए जो कि परिवार के अन्य सदस्य को संक्रामक रोग से बचाव हो सके। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो इसमें जो है कि इसका आंसर ए भी सही रहेगा और बी भी। रोगी को पूर्ण आराम व शांति मिल सके और परिवार के अन्य सदस्यों को संक्रामक रोग से बचाव हो सके। तो इसमें इसका आंसर कोई भी सही नहीं दिया गया है। तो इसे ए भी, आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर ए भी माना है, जबकि इस प्रश्न का उत्तर दो विकल्प है, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि ब्लेड क्रेडिल का प्रयोग किया जाता है। तो ब्लेड क्रेडिल का प्रयोग किया जाता है कहाँ पर? तो ब्लेड क्रेडिल का जो है कि प्रयोग हड्डी की टूट या जले हुए रोगी के बिस्तर के लिए की जाती है। हड्डी की टूट या जले हुए रोगी के बिस्तर के लिए की जाती है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो ब्लेड क्रेडिल का प्रयोग हड्डी के टूट पर या जले हुए रोगी के बिस्तर के लिए किया जाता है। ब्लेड क्रेडिल एक प्रकार का लकड़ी अथवा एल्युमिनियम का बना ढांचा होता है जिसे रोगी के बिस्तर पर इसलिए रखा जाता है ताकि रोगी का घायल अंग चादर या कंबल ना छू ले। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सैया घाव में किसका प्रयोग होता है? सैया घाव में किसका प्रयोग होता है? सैया घाव में किसका प्रयोग होता है? तो जो है कि रिंग कुशन का होता है, रिंग कुशन का होता है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो सैया घाव में रिंग कुशन का प्रयोग किया जाता है। लगातार एक ही बिस्तर पर रोगी के लंबे समय तक पड़े रहने के कारण रोगी के शरीर में घाव हो जाते हैं। इन्हीं को सैया घाव कहते हैं। यह घाव बिस्तर के निरंतर रगड़, नमी तथा करवट ना बदलने के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि पैर की हड्डी टूटने पर प्रयोग किया जाता है। तो पैर की हड्डी टूटने पर जो कि फ्रैक्चर बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, फ्रैक्चर बोर्ड का प्रयोग जाता है। तो पैर की हड्डी टूटने पर फ्रैक्चर बोर्ड का प्रयोग किया जाता है, जबकि हड्डी की टूट या जले हुए रोगी के बिस्तर के लिए ब्लेड क्रेडिल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बजट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बजट का मुख्य उद्देश्य आय व्यय का अनुमान, व्यय अधिक करने की व्यवस्था, कीमती वस्तु खरीदने का उपाय, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बजट का मुख्य उद्देश्य जो कि है आय व्यय का अनुमान हो जाएगा, आय व्यय का अनुमान। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो पारिवारिक बजट एक व्यवस्थित प्रलेख होता है जिसमें आय तथा अनुमानित व्यय का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। बजट का मुख्य उद्देश्य है आय व्यय का अनुमान लगाना, परिवार के सदस्यों की विभिन्न आवश्यकता की विस्तृत जानकारी अर्जित करना, परिवार के रहन सहन के स्तर को उन्नत करने के उपाय ढूंढना, साथ ही अनावश्यक व्यय को रोकना भी बजट का एक मुख्य उद्देश्य नोट है। किंतु सरकारी बजट में सर्वाधिक व्यय का अनुमान लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सबसे अच्छा बजट होता है। तो सबसे अच्छा बजट जो कि बचत का बजट होता है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, बचत का बजट सबसे अच्छा बजट होता है। बजट जो कि तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? घाटे का बजट, संतुलित बजट, बजट का तथा
बचत का बजट होता है। बचत के बजट में पारिवारिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए व्यय का प्रावधान इस प्रकार से किया जाता है कि वह प्रत्येक स्थिति में पारिवारिक आय से कम ही रहता है, अतः निश्चित रूप से बचत होती है। बचत के बजट में भविष्य की तथा आकस्मिक आवश्यकता का पूरा पूरा ध्यान रखा जाता है, अतः बचत का बजट ही सबसे अच्छा बजट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि पारिवारिक बजट को प्रभावित करता है परिवार के सदस्यों का, तो पारिवारिक बजट को प्रभावित करता है, तो परिवार के सदस्यों का क्या प्रभावित करता है? आत्मनियंत्रण, दूरदर्शिता, मितव्ययिता, ये सभी। तो जो है कि पारिवारिक बजट को प्रभावित करता है यह सभी, आत्मनियंत्रण, दूरदर्शिता, मितव्ययिता, तो ये सभी जो कि प्रभावित करता है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। परिवार के सदस्यों का आत्मनियंत्रण, दूरदर्शिता, मितव्ययिता आदि परिवार बजट को प्रभावित करता है। बजट को पारिवारिक अर्थव्यवस्था की सफलता का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। उचित पारिवारिक बजट निर्धारित करके तथा उसके अनुसार व्यय का संचालन करके कोई भी परिवार आर्थिक संकट से बचकर सुखमय जीवन व्यतीत कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निर्धन वर्ग की अपेक्षा धनी वर्ग का भोजन पर प्रतिशत व्यय होता है। निर्धन वर्ग की अपेक्षा धनी वर्ग का भोजन पर प्रतिशत व्यय होता है अधिक, समान, कम, प्रभावित नहीं। तो जो है कि कम होता है। निर्धन वर्ग की अपेक्षा धनी वर्ग का भोजन पर प्रतिशत व्यय जो कि कम होता है, इसका आंसर सी सही हो जाएगा। निर्धन वर्ग की अपेक्षा धनी वर्ग का भोजन पर प्रतिशत व्यय कम होता है। जर्मनी के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर अर्नेस्ट एंजिल्स ने सामाजिक व्यय को 3 वर्गों में धनी, मध्य तथा निम्न विभाजित किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि पारिवारिक आय के बढ़ने के साथ साथ परिवार द्वारा भोजन एवं खाद्य सामग्री पर किए जाने वाले व्यय का प्रतिशत मान घटता जाता है तथा शिक्षा, स्वास्थ्य एवं मनोरंजन की मदों पर होने वाला व्यय का प्रतिशत मान बढ़ता जाता है। व्यय जो है कि गृह प्रकाश एवं ईंधन में होने वाले व्यय का प्रतिशत मान प्रायः स्थिर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बचत का सही विनियोग है, तो बचत का सही विनियोग क्या है? बचत पत्र खरीदना होता है, तो इसका आंसर सी सही होगा, बचत पत्र खरीदना होता है। तो बचत का सही विनियोग है बचत पत्र खरीदना। नियमित रूप से बचाए गए धन को विनियोजित किया जाना चाहिए क्योंकि विनियोजन धन ही बचत है। अविनियोजन धन को बचत की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, वह धन का संचय कहलाता है। संचित धन का क्रय मूल्य घटता जाता है जबकि विनियोजित धन अर्थात बचत से धन में निरंतर वृद्धि होती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है बैंक एक संस्थान है, तो बैंक एक सरकारी, अर्ध सरकारी, व्यवसायिक, इनमें से कोई नहीं। तो बैंक एक संस्थान क्या है? तो बैंक क्या है? तो बैंक जो है कि एक व्यवसायिक है। क्या है? व्यवसायिक है, तो इसका आंसर सी है, तो व्यवसायिक है। तो बैंक एक जो है कि व्यवसायिक संस्थान है। पारिवारिक बचत के सुरक्षित एवं लाभकारी माध्यम के रूप में बैंक सर्वाधिक लोकप्रिय संस्थान है। बैंक भी सरकारी क्षेत्र की संस्था है। अब अधिकांश बैंक राष्ट्रीयकृत है तथा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमानुसार कार्य करते हैं। बैंक न केवल बचतों के विनियोग की सुविधा उपलब्ध कराते हैं वरन ये अपने कार्यगृहों को लॉकर की सुविधा तथा आवश्यकता पड़ने पर ऋण सुविधा भी उपलब्ध कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है बचत का मुख्य प्रयोजन है भविष्य की आवश्यकता और आकस्मिक व्यय के लिए, मनोरंजन के लिए, विलासात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, सुख प्राप्ति के लिए। बचत का प्रमुख प्रयोजन क्या है? तो बचत का जो है कि प्रमुख प्रयोजन है, बचत का प्रमुख प्रयोजन जो है कि भविष्य के आवश्यक और आकस्मिक व्यय के लिए होता है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। भविष्य के आवश्यक आकस्मिक व्यय के लिए है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बचत का प्रमुख प्रयोजन भविष्य के आवश्यक और आकस्मिक व्यय के लिए होता है। प्रत्येक बार पारिवारिक खर्चों में एकाएक वृद्धि हो जाती परंतु उसी अनुपात में आय में वृद्धि नहीं होती। इस स्थिति में गृह अर्थव्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए अतिरिक्त व्यय करना पड़ता है। यह अतिरिक्त व्यय अति संभव हो सकता है जब पहले से कुछ धन बचा कर रखा जाता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि डाकघर में आवर्ती जमा खाता कितने वर्ष के लिए खोला जा सकता है? डाकघर में आवर्ती जमा खाता कितने वर्ष के लिए खोला जा सकता है? तो जो है कि 5 वर्ष के लिए खोला जा सकता है, तो इसका आंसर
डी सही हो जाएगा। डाकघर में आवर्ती जमा खाता 5 वर्ष के लिए खोला जा सकता है। डाकघर केंद्र सरकार की एक आर्थिक संस्था है। यह संस्था पारिवारिक अल्पवित्तों के सुरक्षित विनियोग के लिए सर्वोत्तम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि गिफ्ट चेक न्यूनतम धनराशि होती है, तो गिफ्ट चेक का न्यूनतम धनराशि कितना होता है, तो जो है कि 11 होता है। कितना? 11। ए होगा इसका आंसर, न्यूनतम है। तो आजकल विभिन्न बैंकों द्वारा उपहार चेक ग्राहकों को उपलब्ध कराया जाता है। ये चेक अपने मित्र एवं प्रियजनों को किसी उत्सव अथवा संस्कार अवसर पर भेंट स्वरूप दिए जा सकते हैं। सामान्य रूप से एक चेक 11 21 रुपए तथा 51 रुपए आदि धनराशि के रूप में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि भविष्य निधि योजना, जीवन बीमा निगम आदि में संचित धनराशि का उपयोग किया जाता है। तो भविष्य निधि योजना, जीवन बीमा निगम आदि में संचित धनराशि का उपयोग कितना किया जाता है, किसका किया जाता है? राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम का किया जाता है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। पारिवारिक बजट में विनियोग के प्रमुख तथा अधिक लोकप्रिय माध्यम डाकघर तथा बैंक ही है, परंतु इनके अतिरिक्त कुछ अन्य माध्यम उपलब्ध है जिन्हें कुछ परिवारों द्वारा निश्चित रूप से अपनाया जाता है, जैसे भविष्य निधि योजना, सार्वजनिक भविष्य निधि योजना, जीवन बीमा योजना, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया आदि संबंधित संस्थाओं द्वारा इसमें जमा धनराशि का प्रयोग राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि व्यय को प्रभावित करने वाला कारक है। व्यय को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? परिवार के सदस्यों की संख्या, रहन सहन का स्तर, गृहिणी की योग्यता एवं कुशलता, उपयुक्त सभी। तो गृहिणी की योग्यता एवं कुशलता व्यय को प्रभावित करने वाला कारक है। तो जो है कि व्यय को प्रभावित करने वाला कारक परिवार के सदस्यों की संख्या, रहन सहन का स्तर, गृहिणी की योग्यता एवं कुशलता, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो व्यय को प्रभावित करने वाला कारक परिवार के सदस्यों की संख्या, स्वरूप, रहन सहन का स्तर, गृहिणी की योग्यता एवं कुशलता, परिवार द्वारा अर्जित कुल आय, सामाजिक एवं धार्मिक दृष्टिकोण आदि। यदि पारिवारिक व्यय आय से अधिक हो जाए तो निश्चित रूप से परिवार को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि घर की सफाई में सर्वाधिक महत्व है। तो घर की सफाई में सर्वाधिक महत्व किसकी है? दैनिक सफाई, साप्ताहिक सफाई, वार्षिक सफाई, मासिक सफाई। तो दैनिक सफाई जो है कि घर की सफाई की सर्वाधिक महत्व है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो दैनिक सफाई जो है कि घर की सफाई का सर्वाधिक महत्व है। घर के सभी भागों की प्रतिदिन कुछ ना कुछ सफाई तथा अति आवश्यक होती है। घर की दैनिक सफाई घर की व्यवस्था को बनाए रखने, स्वास्थ्य के लिए तथा गंदगी को बढ़ने से रोकने के लिए अति आवश्यक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एक बार में मादा मच्छर अंडे देती है। तो एक बार में मादा मच्छर अंडे देती है 10 से 50 बार, 100 से 500 बार, 50 से 100 बार। तो एक बार में मादा मच्छर अंडे कितनी देती है? तो जो है कि हो जाएगा लगभग जो कि 250 से 300 अंडे देती है। इसमें इसका आंसर कोई नहीं है, 250 से 300 देती है, तो इसमें से इसका आंसर कोई नहीं होगा। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो इसमें इसका आंसर कोई नहीं बताया। मच्छर एक हानिकारक रोगों को फैलाने वाला तथा प्राण घातक जीव है। मादा मच्छर एक बार में लगभग 250 से 300 अंडे देते हैं। ध्यातव्य है कि केवल मादा मच्छर ही इंसान को काटती है, जबकि नर मच्छर वानस्पतिक के रस का पान करता है। अंडे उत्पन्न करने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है, इसके लिए ही मादा मच्छर मानव रक्त चूसते हैं। तो ध्यातव्य क्या है? केवल मादा मच्छर जो कि इंसान को काटती है, जबकि नर मच्छर वानस्पतिक के रस को, मतलब वानस्पतिक रस को पान करता है, जो कि नर मच्छर नहीं काटता है। तो अंडे अंडे उत्पन्न करने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है, जिसके लिए ही मादा मच्छर मानव रक्त चूसती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है घर की सफाई का महत्व है मानसिक स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, जीवन में आनंद के लिए, तीनों के लिए। तो तीनों के लिए जो कि घर की सफाई का महत्व है, मानसिक स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, जीवन में आनंद की प्राप्ति के लिए। तो इनमें से सभी हो जाएगा, तीनों के लिए हो जाएगा। घर में गंदगी का ना होना ही घर की सफाई है। घर की सफाई में शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है तथा जीवन में आनंद की प्राप्ति होती है। घर की सफाई से घर में रोगों के जीवाणुओं को पनपने से रोका जा सकता है। घर की सफाई परिवार के सभी सदस्यों के स्वास्थ्य में वृद्धि करती है तथा उन्हें स्फूर्ति प्रदान करती है। सफाई युक्त घर में व्यक्ति स्वस्थ,
प्रसन्न तथा उत्साही रहता है। घर की सफाई करते समय ध्यान देने योग्य क्या बातें हैं? तो सफाई क्रमानुसार की जानी चाहिए, गंदगी कम की जाए, सफाई के लिए उचित साधन हो, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर जो है कि डी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा कि फर्नीचर के दरारों को भरने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो फर्नीचर के दरारों को भरने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जो है कि फर्नीचर के दरारों को भरने के लिए पुटीन अथवा मोम का प्रयोग किया जाता है। पुटीन अथवा मोम का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो फर्नीचर यदि पुराना हो जाए तो उसके कुछ जोड़ खुल जाते हैं अथवा कुछ दरारें भी पड़ जाती है। फर्नीचर में इन दरारों को भरना आवश्यक होता है। इसके लिए पुटीन अथवा मोम प्रयोग में लाई जाती है। पुटीन भरने के उपरांत वार्निश कर देने से फर्नीचर में चमक आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, उत्तम गृह सज्जा के लिए अनिवार्य है। उत्तम गृह सज्जा के लिए अनिवार्य है अत्यधिक मेहनत, सुंदरता, अभिरुचि तथा सौंदर्य, परिवार के सदस्यों की संख्या। तो उत्तम गृह सज्जा के लिए क्या अनिवार्य है? तो जो है कि अभिरुचि एवं सौंदर्य, अभिरुचि तथा सौंदर्य का बोध होना अनिवार्य है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि उत्तम गृह सज्जा के लिए विशिष्ट कलात्मक अभिरुचि, सौंदर्य बोध तथा सूक्ष्म बोध की आवश्यकता होती है। किसी भी घर की आंतरिक सज्जा को देखकर एवं उसका विश्लेषण करके संबंधित परिवार के सदस्यों की रुचि, सौंदर्य बोध तथा सांस्कृतिक मूल्यों को जाना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि पश्चात शैली के भोजन के कमरे में आवश्यक है। पश्चात शैली के भोजन के कमरे में आवश्यक क्या है? तो आसन तथा चौकियां, मेज तथा कुर्सियां। तो मेज तथा कुर्सियां जो कि आवश्यक है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। पश्चात शैली के भोजन के कमरे में मेज तथा कुर्सियां आवश्यक है। पश्चात शैली में भोजन मेज पर रखा जाता है तथा भोजन करने वाले व्यक्ति कुर्सियों पर बैठते हैं। सभी खाद्य पदार्थ डोंगों, प्लेटों आदि में सामान्यतः मेज के मध्य में सजा दिए जाते हैं। इस विधि में परोसने वाले व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि घरेलू फर्नीचर खरीदते समय ध्यान में रखना चाहिए कि वह सजावटी हो, उपयोगी हो, सस्ता हो, नक्काशीदार हो। तो जो है कि वह उपयोगी होना चाहिए, सबसे ज्यादा क्या है, उपयोगी होना चाहिए, फिर उसके बाद में यह सब होना चाहिए। तो जो है कि कैंसर बी सही हो जाएगा। तो घरेलू फर्नीचर खरीदते समय ध्यान रखना चाहिए कि वह उपयोगी हो, कमरे के आकार के अनुरूप ही फर्नीचर खरीदना चाहिए। सादे डिजाइन का फर्नीचर उत्तम माना जाता है। नक्काशीदार तथा खुदाई वाले फर्नीचर की ना तो समुचित देखभाल हो पाती है और ना ही सफाई। फर्नीचर अधिक भारी भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि फूलदान में फूलों को अधिक समय तक ताजा रखा जा सकता है। पानी में थोड़ी चीनी डालकर, पानी में थोड़ी नमक डालकर, फूलदान को धूप में रखकर, फूलदान को छाया में रखकर। तो फूलदान में फूलों को अधिक समय तक ताजा रखा जा सकता है, तो पानी में थोड़ा नमक डालकर जो कि ताजा रखा जा सकता है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो फूलों को अधिक समय तक ताजा बनाए रखने के लिए फूलदान के पानी में थोड़ा नमक डालकर रखा जा सकता है। गृह सज्जा के साधनों में पुष्प व्यवस्था का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इसे घर की आंतरिक तथा बाह्य सज्जा दोनों के लिए अपनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अनुरूपता को निम्न प्रकार से उत्पन्न किया जा सकता है। तो अनुरूपता को किन प्रकार से उत्पन्न किया जा सकता है? रेखा, आकार, बनावट, तीनों के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा, अनुरूपता को जो है कि तीनों के द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है। तो इसका आंसर उपयोग सभी डी हो जाएगा, तीनों द्वारा। तो कलात्मकता के लिए अनुरूपता आवश्यक है। गृह सज्जा से संबंधित किसी भी वस्तु को अनुरूपता को प्राप्त करने के लिए विभिन्न तत्वों का ध्यान रखना आवश्यक है। इस प्रकार का मुख्य तथ्य रेखा तथा रूप, आकार, बनावट तथा रंग आदि है। घर में गंदगी को लिए उत्तरदायी है चूहे तथा छिपकली, काकरोच, मक्खी, मच्छर, ये सभी। घर में गंदगी के लिए उत्तरदायी क्या है? तो चूहे, छिपकली, काकरोच, मक्खी, मच्छर, ये सभी जो है कि घर में गंदगी के उत्तरदायी है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है कि तांबे की वस्तुओं को साफ करना चाहिए। तो तांबे की वस्तुओं को किससे साफ करना चाहिए? तो जो है कि तांबे की वस्तुओं को चूने के द्वारा साफ करना चाहिए। तो इसका आंसर डी सही हो जाए। चूने के द्वारा जो कि तांबे की वस्तुओं को साफ करना चाहिए, और पीतल की वस्तुओं को जो कि खटाई या नींबू के द्वारा साफ करना चाहिए। खटाई व नींबू के द्वारा
जो कि पीतल की वस्तुओं को साफ करना चाहिए, और जो कि एल्युमिनियम की वस्तुओं को साबुन के घोल के द्वारा साफ करनी चाहिए, और नमक व सोडे से जो है कि क्या किस कौन से साफ करना चाहिए, नमक व तो ठीक है, आगे देखते हैं। नमक व सोडे से जो है कि तो टीन की वस्तुओं को जो है कि नमक और सोडे से साफ करना चाहिए। तो तांबे की वस्तुओं को चूने की सफेदी द्वारा साफ करना चाहिए। पीतल की वस्तुओं की खटाई या नींबू। तांबे की वस्तु किसके द्वारा साफ करना चाहिए, चूने की सफेदी के द्वारा। और पीतल की वस्तु को खटाई व नींबू से साफ करना चाहिए। एल्युमिनियम की वस्तु को साबुन के घोल से साफ करनी चाहिए। स्टेनलेस स्टील से बने बर्तनों को सिरके से साफ करना चाहिए। टीन की बनी वस्तु को साबुन पानी से साफ करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि घर के सजावट से तात्पर्य है घर में फूलदान, तस्वीरें तथा खिलौने आदि का होना, घर में कीमती सजावटी सामान का होना, कमरों में उपयुक्त सामान की कलापूर्ति व्यवस्था का होना, कालीन तथा पर्दे आदि के अधिकाधिक प्रयोग होना। तो घर की सजावट से तात्पर्य क्या है, तो घर के सजावट से तात्पर्य कमरों में उपयुक्त सामान की कलापूर्ति व्यवस्था होना, कमरों में उपयुक्त सामान की कलापूर्ति व्यवस्था का होना। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। घर की सजावट से तात्पर्य कमरों में उपयुक्त सामान की कलापूर्ति व्यवस्था का होना। गृह सज्जा के लिए बहुमूल्य एवं आधुनिकतम वस्तु अथवा साधनों की आवश्यकता नहीं होती, वरन रुचि एवं सौंदर्य बोध की आवश्यकता होती है। गृह सज्जा के लिए कला तथा कल्पनाशीलता का विशेष महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सजावट के सिद्धांत के तत्व हैं। तो सजावट के सिद्धांत के तत्व कौन से हैं, अनुपात, संतुलन, प्रभाव। ये सभी जो है कि सजावट के सिद्धांत के तत्व है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। ये सज्जा के मूल सिद्धांत है सुंदरता, अभिव्यक्ति तथा उपयोगिता तथा सिद्धांत। वे सज्जा में कलात्मकता एवं एक अनिवार्य तत्व होता है, अतः गृह सज्जा के समय कला के मुख्य नियमों का ध्यान में रखना चाहिए। कला के मुख्य नियम या सिद्धांत है अनुपात, अनुरूपता, संतुलन, लय, दबाव तथा प्रभाव होता है। कालीन की सफाई करनी चाहिए, तो कालीन की सफाई कैसे करनी चाहिए, कड़े ब्रश से, छोटे ब्रश से, नर्म ब्रश से, फुल झाड़ी से, जो कि नर्म ब्रश से करनी चाहिए। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो कालीन तथा दरी की गृह सज्जा महत्वपूर्ण साधन होते हैं, होने के साथ ही विभिन्न दृष्टिकोण से भी उपयोगी होते हैं। कालीन फर्श की सज्जा में वृद्धि के लिए फर्श पर बिछाए जाते हैं, जिससे वे गंदे हो जाते हैं। कालीन की सफाई जो कि नर्म ब्रश से करनी चाहिए। उच्च कोटि के कालीन को बिछाया जाना चाहिए। बिछाया जाना परिवार के रहन सहन के स्तर को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एक दर्जन केलों का मूल्य 100.8 है, एक केले की कीमत होती है। तो एक दर्जन केलों के मूल्य जो है कि 10.8 रुपए है। तो एक केले का कीमत कितना होगा, तो जैसा कि एक दर्जन केले का मूल्य 10.8 है, तो जो है कि 10 इसका हम लोग जो कि भाग देंगे 10.8 बराबर 12, एक दर्जन केले का मूल्य। तो इसको भाग देंगे तो जो है कि 0.9 हो जाएगा, 0.9 हो जाएगा। तो इसका मूल्य हो जाएगा ए, 0.9 हो जाएगा। तो एक दर्जन केले का मूल्य 10.8 है, तो एक केले का कीमत रूपी जो है कि 0.9 हो जाएगा। तो एक केले की कीमत जो कि एक दर्जन केले का मूल्य बटे 12 और 10.8 बटे 12 भाग दिया जाएगा तो 0.9 रुपये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एक किलोमीटर में होते हैं, एक किलोमीटर में होते हैं। तो एक किलोमीटर में क्या होते हैं, तो एक किलोमीटर में जो है कि एक किलोमीटर में जो है कि 1000 मीटर होते हैं। एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। मैट्रिक पद्धति में लंबाई की इकाई मीटर, तौल की इकाई ग्राम तथा धारिता की इकाई लीटर होती है। मीटर से छोटी इकाइयां मिलीलीटर, सेंटीमीटर तथा डेसीमीटर होती है। मीटर से सबसे छोटी इकाइयां क्या होती है, मिली इकाइयां, जो कि मीटर से छोटी इकाइयां मिलीलीटर, उससे छोटी सेंटीमीटर, फिर डेसीमीटर, जिसे डेसीमी कहा जाता है। तो मीटर से बड़ी इकाइयां डेकामीटर, डेकामी,
हेक्टोमीटर हेमी तथा किलोमीटर किमी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्रतियां अपने दो बच्चों को मेला दिखाने ले गई। एक टिकट का मूल्य 1.8 है तथा 3 टिकटों का मूल्य क्या होगा। प्रतियां जो है कि अपने बच्चे को मेला दिखाने ले गई है, एक टिकट का मूल्य जो कि 1.8 है, तो 3 टिकटों का मूल्य क्या हो जाएगा। तो जैसा कि 1.8 है तो 3 टिकट का मूल्य क्या हो जाएगा, तो जो है कि 1.8 का गुणा 3 से करेंगे तो 5.4 हो जाएगा, 5.4 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है कि 5.4, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, 5.4। तो प्रतियां अपने दो बच्चों को मेला दिखाने ले गई है, एक टिकट का मूल्य जो है कि 1.8 था, 3 टिकटों का मूल्य जो है कि 5.4 हो जाएगा। तो 3 टिकटों का मूल्य 1 मिनट का मूल्य गुणे 3 और 1.8 गुणे 3 बराबर 5.4 रुपया हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एक कार पहले घंटे में 34.3 किलोमीटर दूरी घंटे में 56.2 किलोमीटर तथा तीसरे घंटे में 46.73 किलोमीटर चली, तो उसने कितनी दूरी तय की। तो एक कार पहले घंटे में जो है कि 34.3 किलोमीटर दूरी घंटे में 56.2 किलोमीटर तथा तीसरे घंटे में 46.73 किलोमीटर चली, तो उसके कितनी किलो दूरी तय की है। तो कितने किलो दूरी तय की है वह, तो जो है कि 56 34.3 और 34.3 प्लस 56.2 और जो है कि प्लस 46.76 को जो है कि हम लोग जोड़ देंगे, तो जो शेष बचेगा वह इसका आंसर आ जाएगा। तो जोड़ने पर जो आएगा, मतलब शेष नहीं बचेगा, मतलब जो आ जाएगा, तो जोड़ने पर जो है कि 137.23 किलोमीटर हो जाएगा। 23 किलोमीटर चली, दूरी तय की। तो इसमें 137 कहाँ पर है, तो 137 और 23 किलोमीटर, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो कार द्वारा चली गई दूरी पहले घंटे के 4 प्लस दूरी घंटे के 4 प्लस तीसरे घंटे के 4, तो 34.3 प्लस 56.2 प्लस 56.37 को जोड़ेंगे तो 137.23 किलोमीटर हो जाएगा। तो 1 किलोमीटर चीनी, मतलब 1 किलो चीनी का दाम 15 है, तो 4 किलो चीनी का दाम हो जाएगा। 1 किलो चीनी का दाम 15 है, तो 4 किलो चीनी का दाम हो जाएगा। तो कितना होगा, तो इसका हो जाएगा 60 हो जाएगा। 1 किलो चीनी का दाम 15 है, तो 4 किलो चीनी का दाम 60 हो जाएगा। दाम जो है कि 60 हो जाएगा, 4 किलो चीनी का दाम 60 हो जाएगा। तो 15 गुणे 4 तो 60 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि जल एक यौगिक है जो निम्न तत्वों में मिलाकर बनता है। जल एक यौगिक है जो निम्न तत्वों से मिलाकर बनता है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो कि कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन। जल एक यौगिक है जिसे H2O, तो कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के 2 अणु होते हैं और ऑक्सीजन के 1 अणु होते हैं, तो इनके मिल से जो कि जल बनता है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। जल एक यौगिक के रूप में जल के वैज्ञानिक विश्लेषण का कार्य सर्वप्रथम इंग्लैंड के केवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने किया था। जल रूपी यौगिक का गठन 2 तत्वों ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन द्वारा होगा। जल का रासायनिक सूत्र जो कि H2O है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि जल का रासायनिक सूत्र निम्न है, तो H2O है। क्या है, H2O है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, H2O है। जल का रासायनिक सूत्र H2O है। इस सूत्र के आधार पर कहा जा सकता है कि जल में हाइड्रोजन के 2 भाग तथा ऑक्सीजन का 1 भाग विद्यमान होता है। जल एक यौगिक है तथा एक अच्छा विलायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कुएं के पानी के शुद्धिकरण के लिए मिलाया जाता है। कुएं के पानी के शुद्धिकरण के लिए मिलाया जाता है, तो क्या मिलाया जाता है,
तो कुएं के पानी के शुद्धिकरण करण के लिए जो कि पोटेशियम पर मैग्नेट मिलाया जाता है, तो इसका आंसर ए सही हो जाए। पोटेशियम पर मैग्नेट मिलाया जाता है। कुएं के पानी के शुद्धिकरण के लिए पोटेशियम पर मैग्नेट मिलाया जाता है। पानी की प्रत्येक प्रविधि में पोटेशियम पर मैग्नेट एक महत्वपूर्ण पदार्थ है। यह जल में मौजूद गुलित आयरन, मैग्नीशियम तथा हाइड्रोजन सल्फाइड आदि को ऑक्सीकृत कर उन्हें ठोस पदार्थ में परिवर्तित कर देता है, जिससे उन्हें जल में आसानी पूर्वक बाहर छान लिया जाता है। ये कुएं में मौजूद आयरन बैक्टीरिया के विकास को नियंत्रित करता है, अतः इसका प्रयोग कुएं के जल शुद्धिकरण में अधिक मात्रा में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, जल की कठोरता का कारण है, तो जल की कठोरता का कारण क्या है? जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट तथा क्लोराइड तथा सल्फेट का पाया जाना, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। यह जल की कठोरता का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि शुद्ध जल होता है, तो शुद्ध जल जो कि स्वादहीन, गंधहीन, रंगहीन होता है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। शुद्ध जल स्वादहीन, गंधहीन, रंगहीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, घरेलू स्तर पर जल को शुद्ध करने की उपयुक्त विधि क्या है? तो घरेलू स्तर पर जल को शुद्ध करने की उपयुक्त विधि उबालना होता है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, उबालना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि जल की अस्थायी कठोरता निम्नलिखित डालकर दूर कर सकते हैं। जल की अस्थायी कठोरता निम्नलिखित डालकर दूर कर सकते हैं, तो क्या डालकर जो है कि दूर कर सकते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? तो जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए चूना डालकर दूर कर सकते हैं, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, चूना डालकर दूर कर सकते हैं। तो जल की अस्थायी कठोरता चूना डालकर दूर कर सकते हैं। जल में दो प्रकार की कठोरता पाई जाती है, अस्थायी कठोरता तथा अस्थायी कठोरता। जल को उबालकर अथवा उनमें चूना डालकर जो है कि अस्थायी कठोरता समाप्त की जा सकती है। अस्थायी कठोरता निवारण के लिए सोडियम कार्बोनेट मिलाकर गर्म किया जाता है। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने की प्रमुख विधि परम्यूटिट विधि है, परम्यूटिट विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, जल की अस्थायी कठोरता दूर करते हैं, जल की अस्थायी कठोरता दूर करते हैं खाने का सोडा मिलाकर, ब्लीचिंग पाउडर मिलाकर, खाने का नमक मिलाकर, चूने का पानी मिलाकर। जल की अस्थायी कठोरता दूर करते हैं, तो चूने का पानी मिलाकर जो कि जल की अस्थायी कठोरता दूर करते हैं। तो जल को उबालकर अथवा उसमें चूना का पानी मिलाकर अस्थायी कठोरता दूर कर सकते हैं। कठोर जल में चूने की निर्धारित मात्रा मिलाने से कठोर जल में विद्यमान कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट चूने के साथ रासायनिक क्रिया करते हैं तथा परिणाम स्वरूप क्रमशः कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाते हैं। ये पदार्थ जल में अघुलनशील होते हैं, अतः इन्हें छान कर अलग किया जा सकता है। इस प्रकार से छानने के उपरांत प्राप्त होने वाले जल कठोरता मुक्त अर्थात मृदु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि टाइफाइड में कैसा आहार दिया जाना चाहिए? तो टाइफाइड में कैसा आहार दिया जाना चाहिए? पोटेशियम तथा गरिष्ठ, हल्का तथा सुपाच्य, मिर्च मसालेदार। तो टाइफाइड में कैसा आहार दिया जाना चाहिए? तो हल्का तथा सुपाच्य दिया जाना चाहिए, तो इसका आंसर भी सही हो जाएगा। टाइफाइड में हल्का सुपाच्य आहार दिया जाना चाहिए। रोगी को दूध तथा फलों का रस दिया जाना चाहिए। मसालेदार तथा गरिष्ठ आहार से बचना चाहिए। इस रोग को मियादी मसालेदार तथा गरिष्ठ आहार से बचना चाहिए। इस रोग को मियादी बुखार तथा मोतीछरा भी कहते हैं। अशुद्ध जल द्वारा पकाए गए आहार के माध्यम से फैलने वाले रोगों में एक मुख्य संक्रामक रोग टाइफाइड तथा साल्मोनेला टाइफाइड नामक बैक्टीरिया द्वारा यह रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि हैजा रोग फैलता है, तो हैजा रोग जो है कि गर्मियों में फैलता है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो हैजा एक अति भयंकर तथा शीघ्र फैलने वाला संक्रामक रोग है। यह गर्मी तथा बरसात के मौसम में अधिक फैलता है। मेलों तथा तीर्थस्थलों पर जहां अधिक लोग एकत्रित होते हैं, इस रोग के फैलने की अधिक आशंका रहती है। हैजा रोग की उत्पत्ति का मुख्य कारण एक जीवाणु जिसको वेब्रियो कॉलेरी कहा जाता है। ये बैक्टीरिया एक स्थान से दूसरे स्थान तक मुख्य रूप से मक्खियों द्वारा पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, मक्खियों को नष्ट करने के लिए छिड़काव किया जाता है, तो मक्खियों को नष्ट करने के लिए किसका छिड़काव किया जाता है? तो मक्खियों को नष्ट करने के लिए जो कि डीडीटी का छिड़काव किया जाता है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, डीडीटी का छिड़काव किया जाता है। तो मक्खियों को नष्ट करने के लिए डीडीटी का छिड़काव किया जाता है। डीडीटी का पूरा नाम है डाइक्लोरो
डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन है। यह श्वेत रंग का अति प्रभावशाली चूर्ण है। यह जू, चींटी, मक्खी, मच्छर, मकड़ी, छिपकली आदि सभी को नष्ट करने में समर्थक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अतिसार किस ऋतु में अधिक फैलता है। अतिसार किस ऋतु में जो है कि अधिक फैलता है, तो यह जो है कि वर्षा ऋतु में अधिक फैलता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, वर्षा ऋतु में अधिक फैलता है। तो अतिसार वर्षा ऋतु में अधिक फैलता है। यह जल तथा भोजन के माध्यम से फैलने वाला एक संक्रामक रोग है। यह रोग पाचन तंत्र से संबंधित है। बच्चों में यह रोग अधिक पाया जाता है। इस रोग का प्रमुख कारण जीवाणु होता है। बच्चों को अतिसार होने वाले दस्त अत्यधिक पतले तथा प्राय हरे रंग के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मोतीझरा का संक्रामक काल होता है टाइफाइड। मोतीझरा का संक्रामक काल क्या होता है, तो जो है कि 7 से 21 दिन होता है। 7 से 21 दिन, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। मोतीझरा का संक्रामक काल 7 से 21 दिन का होता है। टाइफाइड में कुछ रोगियों के शरीर पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, इसलिए इस रोग को मोतीझरा भी कहते हैं। इस रोग का प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। आंतों में सूजन तथा घाव हो जाते हैं। इसके जीवाणु का नाम साल्मोनेला टाइफी। रोगी को हल्का तथा सुपाच्य आहार दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि गैसीय निसंक्रमण है, तो गैसीय निसंक्रामक है, तो क्लोरीन जो एक गैसीय निसंक्रामक है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। क्लोरीन गैसीय निसंक्रामक है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण कीटाणुनाशक गैस है। प्राय सभी नगरों में जल आपूर्ति विभाग द्वारा जल कीटाणुनाशक करने के लिए क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्राकृतिक पर्यावरण प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। प्राकृतिक पर्यावरण जो है कि प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, तो यह जो है कि जनसंख्या घनत्व को, खान पान को, यातायात के साधनों को, उपयोग सभी को प्रभावित करता है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। प्राकृतिक पर्यावरण प्रत्यक्ष रूप से जो कि जनसंख्या के घनत्व को, खान पान के तथा यातायात के साधनों को प्रभावित करता है। पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, वनस्पतिक मौसम तथा समस्त जीव जंतु आदि सम्मिलित रूप से प्राकृतिक पर्यावरण कहलाते हैं। जन जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव प्राकृतिक पर्यावरण का ही पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि पर्यावरण का अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है जन सामान्य के धार्मिक जीवन पर, जन सामान्य के कलाओं पर, जन सामान्य के साहित्य पर, उपयुक्त सभी पर। तो पर्यावरण का अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, तो जो है कि उपयुक्त सभी पर पड़ता है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो पर्यावरण का प्रत्यक्ष प्रभाव जन सामान्य के धार्मिक जीवन पर, जन सामान्य की कलाओं, जन सामान्य के साहित्य पर पड़ता है। तो संपूर्ण पर्यावरण के 3 प्रकारों में बांटा गया है, प्राकृतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि पर्यावरण प्रदूषण होने का मुख्य कारण है, तो जनसंख्या, आधुनिकीकरण, सामाजिक रीति रिवाज, यह तीनों जो कि पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि ध्वनि या शोर की इकाई है, ध्वनि व शोर की इकाई क्या है, तो डेसिबल है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। डेसिबल जो है कि ध्वनि या शोर की इकाई है। शोर ये अवांछित ध्वनि है। शोर मनुष्य तथा अन्य सभी जीव जंतुओं पर विपरीत प्रभाव डालता है। शोर का तापमान डेसिबल में करते हैं। समान बातचीत की ध्वनि में लगभग जो कि 60 डेसिबल होती है। मनुष्य के कान में 0 से 180 डेसिबल तक ध्वनि तीव्र के प्रति संवेदी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, किसी भी परितंत्र में कालांतर में जीवों की संख्या स्थिर हो जाती है। जीवों की संख्या स्थिर होने के कारण है, किसी भी परितंत्र में कालांतर में जीवों की संख्या स्थिर हो जाती है। जीवों की संख्या स्थिर होने का कारण क्या है, तो जो कि जीवों की संख्या स्थिर होने का कारण है, ये सभी है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। अपघटन, उत्पादक, उपभोक्ता, ये सभी जो है कि जीवों की संख्या स्थिर होने का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि चेचक के जीवाणु का नाम क्या है, तो चेचक के जीवाणु का नाम क्या है, तो जो है कि चेचक के जीवाणु का नाम है वेरियोला वायरस है। वेरियोला वायरस चेचक के जीवाणु का नाम है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो चेचक एक अत्यंत संक्रामक, भयंकर और घातक रोग है। इसके फैलने का एक प्रमुख कारण विशेष विषाणु है जो वायु द्वारा संक्रामक होता है। इस वायरस को वेरियोला वायरस कहते हैं। चेचक के रोग से बचने के लिए परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को चेचक का टीका अवश्य लगवा देना चाहिए। चेचक के संक्रमण से रोग प्रकट होने तक तथा समय समान 11 दिन से 21 दिन तक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि भोजन को विषाक्त बनाने वाले आंतरिक कारक क्या हैं,
तो भोजन को विषाक्त बनाने वाले आंतरिक कारक परजीवी है, रासायनिक पदार्थ, जहरीले पेड़ पौधे, जानवर, तो उपयुक्त सभी जो कि भोजन को विषाक्त बनाते हैं। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पूछा है कि दूषित भोजन के फैलने वाला रोग क्या है। तो दूषित भोजन भोजन के फैलने वाला रोग जो है कि हैजा है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा, हैजा है। तो दूषित भोजन को फैलने वाला रोग हैजा है। हैजा के जीवाणु का नाम विब्रियो कॉलेरी है। क्या है? हैजा के जीवाणु का नाम विब्रियो कॉलेरी है। तपेदिक तथा क्षय रोग वायु द्वारा फैलने वाला रोग है। इसके जीवाणु का नाम माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस। टीबी के रोगी को टीबी के रोगी को जो कि बीसीजी का टीका लगवाया जाना चाहिए। काली खांसी में संक्रमण रोग है। इसके रोगाणु को होमोक्रिटस पर्टुसिस बेसिलस कहते हैं। ये काली खांसी में संक्रामक रोग है। इसके जीवाणु का नाम क्या है? होमोक्रिटस पर्टुसिस बेसिलस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि वायु द्वारा फैलने वाला रोग है। तो वायु द्वारा फैलने वाला रोग क्या है? तो वायु द्वारा फैलने वाला रोग काली खांसी, पेचिस, खसरा, खूनी पेचिस होगा। तो वायु द्वारा फैलने वाला रोग जो है कि खसरा है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, खसरा है। तो खसरा वायु द्वारा फैलने वाला संक्रामक रोग है। यह जो कि मॉर्बिली किस वायरस से फैलता है? मॉर्बिली वायरस के संक्रमण से फैलता है, जो वायु द्वारा बच्चों के अधिकतम संचारित होता है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति के शरीर में छोटे छोटे लाल रंग के दाने निकल आते हैं तथा नाक एवं गला सूज जाता है। संक्रामक अधिक होने पर मृत्यु भी हो जाती है। इससे बचाव के लिए बच्चे को खसरे का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्रतिजैविक औषधि है। तो प्रतिजैविक औषधि कौन सी है? तो प्रतिजैविक औषधि स्ट्रेप्टो स्ट्रेप्टोमाइसिन है। क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। प्रतिजैविक औषधि जो कि स्ट्रेप्टोमाइसिन ऐसी औषधि जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है या उनकी वृद्धि को रोक देती है। प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहलाती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्योंकि स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या एरिथ्रोसाइक्लिन सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक है, जिन्हें कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मलेरिया रोग में शरीर का ताप हो जाता है। मलेरिया रोग में शरीर का ताप हो जाता है तो क्या होता है? मलेरिया रोग में शरीर का ताप जो है कि 110 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। मलेरिया रोग में शरीर का ताप जो है कि 110 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। मलेरिया रक्त में माध्यम से संक्रमित होने वाला संक्रामक रोग है। मलेरिया नामक रोग की उत्पत्ति एक कोशिकीय परजीवी रोगाणु प्लाज्मोडियस के मानव रक्त में प्रवेश करने से होती है। इस रोगाणु के वाहक मच्छर होते हैं। मलेरिया फैलाने का कार्य जो कि एनीफिलीज जाति के मादा मच्छर से होता है। किससे? एनीफिलीज जाति के मादा मच्छर से होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सिलाई किट में निम्नलिखित में से एक वस्तु नहीं रखी जा सकती है। तो सिलाई किट मतलब बॉक्स में निम्नलिखित में से कौन सी एक वस्तु नहीं रखी जा सकती है? तो फीता, कैंची, मिल्टन चौक, सिलाई मशीन। तो सिलाई मशीन को नहीं रखा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो कि सी सही हो जाएगा, सिलाई मशीन नहीं हो जाएगा। तो सुइयां, कैंची, धागे, मिल्टन चौक, पीने, अंगुस्ताना आदि जो है कि इन उपकरणों एवं सामग्री को रखने के लिए जिस थैले या डिब्बे का प्रयोग किया जाता है उसे सिलाई किट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि 5 वर्ष की बालिका की बेबी फ्रॉक बनाने में कपड़ा लगेगा। 5 वर्ष की बालिका की बेबी फ्रॉक बनाने में कपड़ा लगेगा तो कितना लगेगा? तो जो है कि 5 वर्ष की बालिका की बेबी फ्रॉक बनाने में कपड़ा 1.25 मीटर हो जाएगा। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, 1.25 मीटर में। 5 वर्ष की बालिका की बेबी फ्रॉक बनाने में 1.25 मीटर कपड़ा लगेगा। बेबी फ्रॉक बनाने के लिए कपड़ा लेने की विधि: चोली की लंबाई प्लस घेर की 2 लंबाई प्लस आस्तीन की लंबाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कटाई से पहले कपड़े पर चिन्ह लगाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो कटाई से पहले कपड़े पर कौन सा चिन्ह लगाते हैं? तो इसका हो जाएगा मल्टीन चौक हो जाएगा। तो इसका आंसर सी सही है, मल्टीन चौक हो जाएगा। तो कटाई से पहले कपड़े पर चिन्ह लगाने के लिए मिल्टन चौक हो जाएगा। सॉरी,
मिल्टन मिल्टन चौक हो जाएगा, जिसका आंसर सी है। मिल्टन चौक का प्रयोग करते हैं टिकियों के रूप में, विभिन्न रंग व आकारों के बाजार में मिलते हैं। इससे कपड़े को काटने के लिए चिन्ह लगाते हैं, क्योंकि यह धोने पर सरलता से टूट जाते हैं। गहरे रंग पर भी इसके चिन्ह अच्छी तरह से चमकते हैं, जिससे वस्त्र का सरलता से काटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कपड़ा काटने का उचित स्थान है। कपड़ा काटने का उचित स्थान क्या है? हाथ से लेकर मेज या पटरे पर फैलाकर गोद में रखकर। तो मेज व पटरे पर फैलाकर कपड़ा काटने का उचित स्थान है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो जो है कि जो व्यक्ति खड़े होकर काम करने के अभ्यस्त नहीं होते हैं, वे चौड़े व समतल पटरे का प्रयोग करते हैं, जो 15 सेमी ऊंची रखा जाता है। यह सिलाई किट की सामग्री का या उपकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, रेडीमेड कपड़ों के निर्माण में नाप की किस विधि का प्रयोग किया जाता है? रेडीमेड कपड़ों के निर्माण में नाप की किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो चेस्ट सिस्टम, डायरेक्ट सिस्टम, चेस्ट व डायरेक्ट सिस्टम। तो इसका आंसर क्या होगा? तो जो है कि चेस्ट डायरेक्ट सिस्टम हो जाएगा, नहीं सॉरी, चेस्ट सिस्टम का रेडीमेड कपड़ों के निर्माण में नाप के विधि का प्रयोग किया है, चेस्ट सिस्टम, ए सही हो जाएगा। तो रेडीमेड कपड़ों के निर्माण में नाप के चेस्ट सिस्टम विधि का प्रयोग किया जाता है, जिसमें केवल छाती के लिए गए नाप के आधार पर नए अंगों की नाप निकालकर भी वस्त्र की कटिंग की जाती है। उदाहरण के लिए किसी भी छाती के नाप 60 सेमी है तथा गर्दन छाती की 1/3 30 सेमी होगी तथा मुट्ठन छाती का एक चौड़ाई 20.5 सेमी होगा। इसी प्रकार अन्य नापे भी निकाल ली जाती है। इस विधि के द्वारा वह सिलने से त्रुटि रह जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सिलाई करते समय अस्तर का कपड़ा जोड़ने के लिए लगाते हैं। सिलाई करते समय अस्तर का कपड़ा जोड़ने के लिए लगाते हैं, तो किसका लगाते हैं? तो जो है कि तिरछी कच्ची सिलाई का टाका, तिरछी कच्ची सिलाई का टाका लगाते हैं, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तिरछी सिलाई करते समय अस्तर का कपड़ा जोड़ने के लिए तिरछी कच्ची सिलाई का टाका लगाते हैं। इससे अस्तर कपड़े से सरलता से जुड़ जाते हैं। ऊपरी टाका 1 सेमी से 5 सेमी तक लंबा हो सकता है और नीचे का टाका जो कि 1/2 सेमी तक इस सिलाई से अस्तर शीघ्रता से जुड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि हेमिंग टाके को तुरपन करना भी कहते हैं। हेमिंग टाके को तुरपन करना भी कहते हैं, तो हेमिंग टाकों को तुरपन करना भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, कपड़ा काटने के लिए कैंची की लंबाई होनी चाहिए, लगभग कितनी होनी चाहिए? तो कपड़ा काटने के लिए कैंची की लंबाई लगभग जो है कि 20 से 25 सेमी होनी चाहिए, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, 20 से 25 सेमी। तो कपड़ा काटने के लिए कैंची की लंबाई 20 से 25 सेमी होनी चाहिए। वस्तुओं को काटने के लिए बड़ी कैंची तथा काज काटने के लिए छोटी कैंची का होना चाहिए। कैंची की धार तेजी होनी चाहिए, जिससे वस्तु को सरलता से स्वच्छता से काटा जा सके। वर्ग की कटाई के लिए भी कैंची का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि धूल एवं चिकनाई मिलाकर बन जाती है। धूल एवं चिकनाई मिलाकर बन जाती है, तो गंदगी, मिट्टी, मेल, अनावश्यक पदार्थ। धूल एवं चिकनाई मिलाकर बन जाती हैं, तो धूल एवं चिकनाई मिलाकर जो कि मैल बन जाती है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो धूल, कण, चिकनाई तथा नमी मिश्रण से मेल का निर्माण होता है। मेल एक ऐसा अवांछित पदार्थ है जो न सिर्फ शरीर को नुकसान पहुंचाता है, अपितु वस्तु आदि को भी बुरी तरह से प्रभावित करता है। शरीर पर इसके जमने पर खुजली, रेशेज आदि त्वचा से संबंधित रोग होते हैं। इसके अतिरिक्त यह शरीर अथवा वस्तुओं के आकर्षण को धूमिल करता है तथा कई बीमारियों को जन्म देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि पेंट आदि के दाग छुड़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो पेंट आदि के दाग छुड़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तारपीन अथवा मिट्टी के तेल का प्रयोग किया जाता है, इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो पेंट आदि का दाग छुड़ाने के लिए तारपीन तथा मिट्टी के तेल का प्रयोग किए जाते हैं। मक्खन, घी, तेल, पेंट, वार्निश आदि के दाग छुड़ाने के लिए आदि के धब्बे के वर्ग को अंतर्गत आते हैं। मक्खन, घी, तेल, पेंट, वार्निश आदि जो कि दाग चिकने धब्बे के वर्ग में आते हैं, के अंतर्गत आते हैं। ऐसे धब्बे को छुड़ाने के लिए पहले चिकनाई को शोषित करके घोल हटाया जाता है, बाद में रंग या अन्य पदार्थ को छुड़ाया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, पेट्रोल, एसीटोन, तारपीन, मिट्टी का तेल आदि को
आदि के द्वारा घोल विधि के अंतर्गत धब्बे छुड़ाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि किसी पद्धति में संचार कार्यकर्ता किस वस्तु के व्यवहार के तरीके बताते हैं। किस पद्धति में संचार कार्यकर्ता किसी वस्तु के व्यवहार के तरीके को बताते हैं। तो इनमें से इसका आंसर क्या होगा, तो पद्धति प्रतिपादक परिणाम प्रतिपादक होगा। तो ए बी ए एक और दूसरा, पहला दूसरा हो जाएगा दोनों, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, पद्धति प्रतिपादक और परिणाम प्रतिपादक। तो हमारा क्लास जो है कि यहीं पर समाप्त हुआ। तो इससे पढ़ लेते हैं, व्यवहार की परिवर्तन करने वाले शिक्षा पद्धति में को संचार पद्धति कहा जाता है। किसी वस्तु के कार्यप्रणाली को बताना ही प्रतिपादन है। प्रतिपादन दो तरह के होते हैं, फर्स्ट पद्धति प्रतिपादन, दूसरा की परिणाम प्रतिपादन पद्धति। प्रतिपादन में संचार कार्यकर्ता किसी वस्तु के व्यवहार के तरीके बताते हैं तथा परिणाम प्रतिपादन में किसी वस्तु के प्रयोग का परिणाम से लोगों के परिचय कराया जाता है। इसके लिए दृश्य संसाधनों का सहारा लिया जाता है। तो जो है कि हमारा क्लास यहीं पर समाप्त हुआ। अब जो है कि नेक्स्ट क्लास कल लेंगे संडे को, 2025 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, आप सबका धन्यवाद।